नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब इस खास मध्य प्रदेश के बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट करने जा रहे हैं, जहां भोपाल में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज सीएम हाउस में दिन भर जारी रहेंगी बैठकें और इस बैठकों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बैठक बुलाई है। लगातार एक के बाद एक बैठकों का आज दौर जारी रहने वाला है। सभी मंत्री विधायकों के साथ आज बैठक लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चुनाव को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वीडी शर्मा संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये तमाम बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। आज सीएम हाउस में दिन भर बैठकों का ये दौर शुरू रहने वाला है और इन बैठकों के जरिए वीडी शर्मा संगठन महामंत्री बैठकों में मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज कई बैठकें होने वाली हैं और खासतौर पर 29 लोकसभा सीटों पर फोकस रहना है और 28 पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। इस बार कोशिश है कि जो 400 का नारा दिया गया है, 400 पार, वो इस बार पूरा हो पाता है कि नहीं, उसके लिए ही पूरी कोशिश है। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपा श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। दीपा, आज किन किन मामलों को लेकर बैठक होनी है और कितने बजे से यह बैठकों का शुभारंभ हो जाना है? देखिए, अगर बात करें तो आज पूरे दिन भर हमें देखने को मिलेगा कि सीएम हाउस में लगातार बैठकें चलती रहेंगी। इस बैठक की यदि मैं बात करूं तो संगठन से जुड़े सब तमाम जो बड़े की पदाधिकारी हैं वो सभी बैठक में शामिल होंगे और उसके साथ तमाम विधायक जो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जो प्रदेश के तमाम लोगों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। उन्हें अलग अलग विभागों में जो विभाजित किया गया है, सबसे पहली बात जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इस माह पूरे महीने भर प्रदेश भर में जो वीआईपी मूवमेंट है वो काफी ज्यादा रहने वाला है। आरडीएक्स की अगर हम बात करें, अमित शाह की, या फिर हम बात करें पीएम मोदी की, तमाम जो बड़े नेता हैं उन सभी के दौरे जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाले हैं। तो उन तमाम दौरों की और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इसके अलावा यदि बात करें तो सभी विधायकों को ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आखिर उन्हें क्या जिम्मेदारी का निर्वहन करना और अपने क्षेत्र में पार्टी की किस तरह से मजबूती के लिए और साथ ही साथ संगठन की मजबूती के लिए किस तरह से काम करना है। इसके अलावा भी यदि हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बैठक और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लगातार हमें देखने को मिल रहा था कि मुख्यमंत्री अभी तमाम जिलों के दौरे कर रहे थे, लेकिन इन दौरों के बीच से उन्होंने एक दिन का समय निकालकर पूरा दिन आज बैठकों को जो डेडिकेट किया है। इसकी बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा होने वाली है। दीपा, इन बैठकों के जरिए जो सवाल निकल कर आता है कि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में किन वादों के साथ यहां खासतौर पर मध्य प्रदेश में उतर रही है? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ तो 28 सीटें यहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी के पास है और एक सीट के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उन 28 सीटों पर भी किस तरह से अपने वोट परसेंट को बढ़ाया जाए और कोई संभावना न रहे मध्य प्रदेश में जो मिशन 29 है उससे पूरा करने का के लिए कोई भी कोई पक्ष बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए आज ये महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई गई है। दीपा, इन बैठकों के जरिए जैसा कि आप भी बता रही हैं और हम लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर के क्या कोई नई रणनीति पर फोकस किया जा सकता है? उस सीट को जीतने के लिए कुछ नए इंतजाम या यूं कह लें कार्यकर्ताओं में किसी नए तरीके से जान फूंकने की कोशिश? देखिए, अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करती हूँ तो मिशन 29 यानी कि मिशन 29 में से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की में जीत हासिल करने का जो लक्ष्य है वो आज से नहीं, विधानसभा चुनाव के पहले से रखा गया था और विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिला कि जब भी अमित शाह आए उनका सबसे ज्यादा फोकस छिंदवाड़ा पर ही देखने को मिला और आज भी वो फोकस लगातार बरकरार है। निश्चित तौर पर कई टारगेट दिए गए थे, उन टारगेट में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कितने सफल हुए और क्या कुछ कमी रह गई और जो कमी रही है आखिर उसे किस तरह से पूरा किया जाए, इसको लेकर आज चर्चा होगी। छिंदवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आज की बैठक में हमें देखने को मिलेगा। ठीक दीपा, जो साफ तौर पर आज की बैठक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार पिछले हफ्ते 2 हफ्ते भर से प्रदेश में बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस पर कांग्रेस
इस वक्त कांग्रेस की रणनीति क्या है इन बैठकों के जरिए? न केवल उसके पास तो सबसे बड़ा डर यही है कि छिंदवाड़ा बचाए, दूसरा जहां सीटें खो दी हैं उन्हें वापस अपने कब्जे में लाए। देखिए, कांग्रेस ये चाहती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके उतनी सीटें जीते, ताकि जो विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता निराश हुए थे उनमें एक बार वापस से उत्साह लौट कर आ सके। इसके लिए लगातार कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से हमें टिकट वितरण में अगर हम बात करते हैं, देखने को मिला एक मिश्रण है, यानी कि युवाओं का और जो दिग्गज नेता है उनका मिश्रण जो है वो बनाकर कांग्रेस को साधने का काम किया है। हालांकि इस रणनीति में कांग्रेस कितनी सफल होती है ये देखने वाली बात है। मैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट पढ़ रहा था जिसमें नकुलनाथ का नाम नहीं था, लेकिन दिग्विजय सिंह के बेटे का नाम उसमें साफ तौर पर नजर आता है। तो क्या ये संदेश है पार्टी के लिए कि आपके लिए हमारे द्वार खाली नहीं है, या यूं मानकर चले कि अब पार्टी धो रही है? देखिए, जिस तरह से लगातार दल बदल की राजनीति मध्य प्रदेश में सक्रिय हो रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति सक्रिय हो रही है, और इस बीच जिस तरह से कमलनाथ का नाम लगातार तमाम जगहों पर आता है, बीजेपी से संपर्क होने की बातें आती हैं, और जिस तरह से लगातार छिंदवाड़ा में जो लोग हैं वो भारी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कई बड़े कारण हैं। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमें देखने को मिली कि राहुल गांधी और कमलनाथ के जो रिश्ते थे उनके बीच में कई खटास आई। तो ऐसे में इस खटास को अब तक पार्टी दूर नहीं कर पाई है। हम देखते हैं कि लगातार तमाम बड़े कार्यक्रमों से कमलनाथ जो है वो नदारद रहते हैं, छिंदवाड़ा के जो विधायक है वो नदारद रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक कि ये बातें कही जा रही है कि छिंदवाड़ा की कांग्रेस अलग और मध्य प्रदेश की कांग्रेस अलग हो गई है, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि कमलनाथ की एक अलग कांग्रेस है जो छिंदवाड़ा में है, और पूरे प्रदेश की कांग्रेस जो है वो अलग है। और कमलनाथ का जो सबसे बड़ा फोकस है वो इस वक्त केवल और केवल छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है। ठीक है, कांग्रेस में ही दो फाड़ अगर कहें तो अंदरूनी तौर पर नजर आता है। दीपा, आप लगातार नजर बनाए रहिए, अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। एएसआई की एक टीम 22 मार्च को शुरू हुए सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए आज सुबह मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर पहुंची है। शुक्रवार होने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग भोजशाला में नमाज अदा करेंगे। एएसआई ने मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भोजशाला के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। नमाज को ध्यान में रखते हुए एएसआई की टीम भोजशाला के पिछले हिस्से में ही सर्वे करेगी। इसके अलावा हिंदुओं को भी मंगलवार को पूजा करने की इजाज़त मिल गई है। एएसआई की सर्वे टीम बेहद गोपनीय तरीके से सर्वे कर रही है। बता दें कि भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई का सर्वे शुरू हुआ है, जिसकी रिपोर्ट 6 सप्ताह में कोर्ट को देनी है। दीपा हमारे साथ तो ऐसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ भी भरी हुई है। दीपा, एएसआई का सर्वे लगातार जारी है और ख़ासतौर पर दोनों ही समुदायों के लिए, मंगलवार के लिए हिंदू समुदाय और शुक्रवार के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए इजाज़त है, यानी उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। नमाज भी आज अदा की जाएगी और साथ ही एएसआई का सर्वे बदस्तूर कंटिन्यू जारी रहेगा। देखिए, अगर बात करते हैं धार की भोजशाला की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार एएसआई की जो जांच है वो जारी है। लगातार सैंपल कलेक्शन का काम जो है वो किया जा रहा है। इस बीच अगर हम बात करें तो जिस तरह से भोजशाला में मंगलवार को पूजन अर्चना होती है, और वहीं अगर बात करते हैं शुक्रवार की, यानी कि जुमे की नमाज जो है वो भी यहाँ पर होती है। आज जो कि शुक्रवार का दिन है, तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय जो है वो भोजशाला में पहुंचेंगे और नमाज अदा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर एएसआई की टीम की बात करते हैं तो वो दूसरे हिस्से में आज जांच सर्वे अपना जो है करते हमें देखने को मिलेंगे। काफी गोपनीय तरीके से ये पूरा सर्वे जो है किया जाएगा। पूरी तरीके से बैरिकेड के माध्यम से उस स्थान को कवर किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की हिंसा जो है वो ना भड़के। और इसी के साथ यदि मैं भोजशाला की बात करती हूँ तो वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। सभी जगहों पर बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा कर्मी जो है उनकी भी तैनाती रहेगी, और सभी लोगों से ये अपील भी की जाएगी कि वो शांति बनाए रखें और अच्छी तरीके से, यानी कि जो जुमे की नमाज है उसे अदा करें, और किसी भी तरह का कोई विघ्न जो है वो पैदा ना हो, इसका भी प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आ गया है। 20 साल पहले जब मैंने समर्पण के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया था तो मैंने तय किया कि अगर कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। मैं शिवपुरी की मकड़ी हूँ। मैंने एक नेटवर्क बनाया है, यहाँ सड़कों का नेटवर्क, सब स्टेशनों का नेटवर्क, सिंचाई सुविधाओं का नेटवर्क और यहाँ के लोगों के लिए प्रगति और विकास का नेटवर्क। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री हैं, और उनका ये जिक्र सामने आया है जहाँ कहते हैं कि मैं मकड़ी के जाल की तरह मैंने इलाके में
नेटवर्क्स बनाया है, रोड का नेटवर्क हो, सब स्टेशंस का नेटवर्क हो, नेटवर्क हो। मैंने इस नेटवर्क को और मजबूत किया है जिससे ख़ास तौर पर यहाँ की जनता को किसी प्रकार का शिवपुरी में दिक्कत ना हो। तो साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद भैरुंदा पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान और फ्लैग मार्च कर रही है। थाना प्रभारी घनश्याम दागी ने बताया कि आचार संहिता व आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो थानाध्यक्ष दांगी ने इस बारे में जानकारी दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा है। चेकिंग अभियान के चलते पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है और साथ ही इस दौरान चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के फ्लैग मार्च किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार जो है आचार संहिता को देखते हुए और आगामी जो त्यौहार चल रहे हैं उसको देखते हुए लगातार जो है वाहन चेकिंग, पैदल भ्रमण की कार्रवाई लगातार थाना भैरुंदा स्टाफ के द्वारा की जा रही है। इसके तहत आज जो कार्रवाई हुई है, वाहन चेकिंग की कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 9 वाहनों के चालान बनाए गए हैं और इसमें बिना हेलमेट और व्यवस्थित वर्दी धारण न करना, नंबर प्लेट से संबंधित चालान किए गए हैं। साथ ही करीब तीन गाड़ियों के जो प्रेशर हॉर्न है वो निकलवाए गए हैं, उनका भी चालान किया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के फ्लैग मार्च किया गया और ये जानकारी भी दे रहे थे। यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी हो रही है। तो साफ तौर पर ये तैयारी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, जहां एक के बाद एक चेकिंग अभियान के चलते वाहनों को रोका जा रहा है, तलाशी ली जा रही है। बड़े वाहनों पर ख़ास तौर पर नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की वाहन की गति हो या उनकी मौजूदगी पर संदेह होने के चलते उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। यातायात नियमों को पालन करते हुए लोग लगातार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों से आपको अपडेट करने का। तो करवधा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान बाजार में पुलिस और एफएसटी की टीम ने 6,59,210 रुपये जब्त किए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नोटों की बंडल यानी गड्डी पुलिस ने इस मामले में जब्त की है। करवधा तो साथ ही इस मौके पर आरोपी से पूछताछ में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। करवधा में ये पैसे जब्त किए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को बड़ी राहत मिली है। एट्रोसिटी मामले में सुनवाई करते हुए करवधा जिला न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है और बाइज्जत बरी कर दिया। तत्कालीन खाद्य अधिकारी लगाए गए जातिगत गाली गलौज के आरोपों के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा पेशी में पहुंचे थे। न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाते हुए विजय शर्मा को एट्रोसिटी एक्ट मामले में दोषमुक्त करार दिया है। विजय शर्मा ने कहा कि पूरा मामला राजनीतिक से प्रेरित था और उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। न्यायालय का फैसला आया है। न्यायालय के फैसले के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की है। मामला विधानसभा चुनाव के पूर्व का है,
जब आम लोगों के राशन कार्ड मामले को लेकर विजय शर्मा जिला खाद्य कार्यालय पहुंचे हुए थे। उसी दौरान खाद्य अधिकारी ने विजय शर्मा पर कार्यालय पहुंचकर गुंडागर्दी करने और जातिगत गाली गलौज करने के संबंध में थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर अब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक तरीके से कहें पाक साफ पाया गया है। जी, आज वो जो मुझ पर और कैलाश चंद्रवंशी जी के ऊपर फर्जी एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाई गई थी, मुकदमा लगाया गया था। आज उस पर फैसला था और सेशन कोर्ट ने और एट्रोसिटी एक्ट के स्पेशल कोर्ट ने आज हम सबको, मुझे और कैलाश जी को दोष मुक्त किया है। ये जो पूरा प्रकरण था ये मात्र इनकी जो है राजनीतिक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको दबाने के लिए मोहम्मद अकबर के सह में झूठा मामला दर्ज किया गया था। कवर्धा में जब भगवा ध्वज का कांड हुआ था उसमें भी उस प्रकरण को दबाने के लिए ही कवर्धा की जनता ने जो है 1 माह का कर्फ्यू झेला। इसके लिए भी उस समय के तत्कालीन विधायक और मंत्री जो है जिम्मेदार थे। बेमेतरा जिला प्रशासन ने कृषि उपज मंडी में जिला स्तरीय महिला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। बेमेतरा जिला प्रशासन को गोल्डन बुक का रिकॉर्ड की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा भी गया। कार्यक्रम में मानव श्रृंखला बनाकर महिलाओं के द्वारा मतदान के प्रति जागरूक किया गया। वहीं रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से मतदान को बढ़ावा देने की अपील भी इस मौके पर की गई। तो साफ तौर पर ये आयोजन किया गया जिसमें मतदान को बढ़ाने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ख़ासतौर पर महिलाओं को इसमें जागरूक करते हुए नज़र भी आए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोशिश तो ये भी रही कि जो अलग अलग रंगोली कार्यक्रम हो, प्रतियोगिता हो, इन सब में भी बढ़ चढ़ करके प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और इसमें हिस्सा लेकर मतदान को आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए भी काम करने के लिए उन्हें शपथ भी दिलाई गई। दर्ज करने जा रहा है, जो कि आपको बता दूं कि बेमेतरा जिला में आज 1 लाख महिलाओं ने एक नया इतिहास रचने जा रहा है, वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करने जा रहा है। जो कि आपको बता दूं कि बेमेतरा जिला में आज 1 लाख महिलाओं ने शपथ ली है अपना मत देने के लिए, वोट देने के लिए, जिसमें गोल्डन बुक में नाम दर्ज हुआ है। हमारे साथ में एक मैडम है जो गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड से आई हैं। जी मैम, क्या हो रहे हैं? हाँ, हमें जैसे जानकारी दी गई थी कि अलग अलग क्षेत्रों से इतनी महिलाएं एक ही समय में, जैसे नगरीय निकाय में, गाँव में, जब वो एक साथ शपथ ग्रहण लेंगे कि हाँ मतदान करेंगे, वो रिकॉर्ड हमारे गोल्डन बुक में शामिल किया गया। चूँकि अभी तक हमें वीडियोस और कुछ लेटर डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमने अभी प्रोविजनली सर्टिफिकेट दिया, ओरिजिनल नहीं दिया है। जब वो सारे डॉक्यूमेंट और वीडियोस हमें दे जाएगी तब हम आधिकारिक रूप से उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा करेंगे। अभी क्या लग रहा है आपको देख के, जिस तरह से आप कार्यक्रम में आई हैं, कितनी महिलाएं यहाँ शामिल हुई, किस तरह से उनमें उत्साह दिख रहा है? देखिए क्या होता है कि अलग अलग जगह में जब एक ही समय में एक ही वर्क होता है, जैसे बेमेतरा जिले में हुआ है, तो वो हमके काउंट करके अलग अलग जगह के जब हम वीडियोस फोटोज देंगे और वो काउंट 80,000 तक हो जाएगा तो हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगा। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से? मिसेस सोनल शर्मा, छत्तीसगढ़ हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये थी मिसेस सोनल शर्मा जो है वर्ल्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से आई हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि बेमेतरा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन पाएगा कि नहीं। 1 लाख महिलाओं का जो है आज शपथ ग्रहण था कि मत देंगे, अपना वोट का अधिकार करेंगे। योगिता साहू, टीवी 27 बेमेतरा। वहीं कार्यक्रम में बेमेतरा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया है। का एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई है। तो बड़ा आयोजन किया गया जिसमें हजारों महिला शपथ लेकर मतदान करने का शपथ लिया है। हम बात करते हैं कलेक्टर महोदय से। जी सर, किस तरीके से कार्यक्रम? आज महिला मतदाता सम्मेलन जिला बेमेतरा में रखा गया। इसमें लगभग 1 लाख महिलाएं सम्मिलित हुई और सभी के द्वारा शपथ ली गई है कि मतदान दिवस के दिन जरूर मतदान केंद्र में सभी उपस्थित होंगी और अपने बहुमूल्य मत का उपयोग करेंगी। साथ में ही परिवार में जो पुरुष मतदाता हैं उनको भी प्रेरित करेंगी कि वो भी मतदान दिवस के दिन बिना किसी लोभ प्रलोभन के मतदान दिवस में मतदान केंद्र में जाके अपने मत का प्रयोग करें। सर, ये महिला सिर्फ मतदाता जागरूकता शिविर करने का क्या उद्देश्य रहा है आपके इसके पीछे? सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि समस्त महिलाएं जो हैं वो जागरूक हों कि 7 तारीख को जो मतदान है उस दिवस के दिन मतदान केंद्र में पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें बिना किसी लोभ प्रलोभन के, और एक अच्छे उम्मीदवार को जो है वो मत दें अपना।
ये जो था कार्यक्रम जो महिलाओं का जागरूक करने के लिए, ताकि वो 7 तारीख को सभी महिलाएं आकर वोट दें और सही उम्मीदवार को वोट दें। योगिता साहू, टीवी 27 बेमेतरा। तो अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। खबर धमतरी से है, जहां नगर निगम में एक बार फिर से सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीति गर्मा गई है। इस बार मुद्दा बजट बैठक को लेकर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इस बीच वार्षिक बजट 31 मार्च से पहले पेश करना आवश्यक होगा और अब तक बजट की बैठक नहीं हो पाई। वहीं नगर निगम ने सूचना जारी करते हुए कहा कि आचार संहिता के समाप्ति के बाद वार्षिक बजट की बैठक आहुति की जाएगी। तो दूसरी ओर बीजेपी ने इस मामले में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है और अगर निगम ऐसा कर भी रहा है तो वो सत्ता पक्ष की पार्टी को लोकसभा में लाभ पहुंचाने की नीयत से ये कर रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़।